अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बच्चों? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट फंक्शन ऑफ स्किन। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन। बाकी लोग कहाँ पे हैं? बाकी लोगों को कहीं काइंडली ऑनलाइन हो जाएं। ओके, तो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ स्किन? वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन। व्हाट आर डिफरेंट फंक्शन ऑफ स्किन? और डेफिनेटली बेटा यहाँ पे भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बट मैं भी तो यूज़ कर रहा हूँ। एनी हाउ, आई थिंक कोई मसला नहीं होगा। बाकी इट्स अप टू यू। ओके, वेरी गुड। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस ये हो सकती हैं, प्रोटेक्शन हो सकती है, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर बेटा कैसे रेगुलेट होता है? जल्दी से बताएं, हम आज इसको कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी किसकी मौजूदगी में बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी में। ओके, इसके अलावा क्या स्किन कोई और काम भी करती है? ओके, लेयर होती है, लिपिड बेस लेयर होती है, 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। 70 हाइड्रोक्सी नहीं है। वेरी गुड, अब्जॉर्प्शन करवाती है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन करवाती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी। इंस्टेड ऑफ दैट आप लोकली कोई मेडिसिन भी यूज़ करते हैं ना, स्किन उसको भी अब्जॉर्ब करवा लेती है। वेरी गुड, कुटेनियस सेंसेशन होता है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, लिक्विड लिपिड बेस होती है बेटा, लिपिड। ओके, वेरी गुड, स्वेटिंग के ज़रिए। इसके अलावा ये तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर तब जब ज़्यादा होगा तब स्वेटिंग होगी ना। जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम होगा तो उसके रिजल्ट में क्या करवाएगी? वेरी गुड, सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, गुड। स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, कंट्रोल ऑफ वाटर, ओके, सेंसेशंस, एग्जैक्टली, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने। ओके, वेरी गुड बेटा, टेम्परेचर ऑलवेज रेगुलेटेड बाय हीट लॉस एंड हीट गेन मैकेनिज्म। वेरी गुड, एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन व्हाट आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स, मैं वो सुनना चाह रहा हूँ। दैट इज इवेपोरेशन, कंडक्शन, कन्वर्सेशंस, कन्विक्शन। ये टर्मिनोलॉजी सुनना चाह रहा था कि हीट लॉस कैसे होती है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने अभी तक नहीं बताया। कंडेंसेशन होती है, इवेपोरेशन होती है, कन्वेक्शन होती है, आयोनाइजेशन होती है, रेडिएशन होती है, इनके थ्रू हीट लॉस हो रही होती है।
और शीवरिंग स्केलेटल मसल जब शीवर करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो हीट होती है गेन हो रही होती है। इसके अलावा बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होती हैं जिसमें आपको हॉट, तो अगर कूल वेदर है तो फिर हम कपड़े ले लेते हैं। एग्जैक्टली ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं जिनके थ्रू हीट कंट्रोल, ये हीट लॉस हो रही होती है। हीट लॉस एग्जैक्टली इन मैकेनिज्म से हो रही होती है। वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा और कोई मैकेनिज्म और कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन स्किन का हो? सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन तो ये है कि वाटर प्रूफ है। डू यू थिंक कि वाटर प्रूफ वाकई है स्किन? डेफिनेटली बेटा है। कभी आपने ये सुना है कि नहाते हुए जो वाटर है ये हमारी बॉडी के अंदर चला गया है ओरल कैविटी के अलावा? तो जो स्किन है दैट इज़ अ वाटर प्रूफ लेयर। ओके, अच्छा, आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं। एक ब्लिस्टर बन जाता है, आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा। कहीं कोई चीज़ रगड़ आती है या कोई हीट फ्लेम होता है तो समटाइम्स ब्लिस्टर बन जाता है। यू नो व्हाट इज़ ब्लिस्टर? मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा लोगों के हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर, बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं एक ब्लिस्टर बना होता है। वाटर कम्युलेट हो जाता है बिटवीन द एपिडर्मिस और डर्मिस। डर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान वाटर कम्युलेट जब होता है तो उसको कहा जाता है ब्लिस्टर। ओके, वेरी गुड तौसीफ। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी है। नॉर्मल फ्लोरा 1 kg माइक्रोब ह्यूमन बॉडी के ऊपर होते हैं। 1 kg माइक्रोब माइक्रोबायोलॉजी की बुक कहती है। आपको पता है जो स्वेटिंग होती है समटाइम्स स्मेली होना शुरू हो जाती है। जो आपका स्वेट होता है इसके अंदर ऑर्डर आना शुरू हो जाता है, स्मेल आना शुरू हो जाती है। एंड दिस स्मेल इज ड्यू टू बैक्टीरियाज प्रेजेंट ऑन द स्किन। ओके, रैशेस ऑन द स्किन। नो, ब्लस्टर इज समथिंग एल्स बेटा। ब्लस्टर में ये होता है कि वाटर कम्युलेट हो जाता है बिटवीन द डर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान। ओके, लेकिन ये वाटर डर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान कम्युलेट हो चुका होता है। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कोई 5 लेयर्स ऑफ स्किन के बारे में डिस्कस किया था। इनके नाम का आपको पता है क्या क्या नाम थे? ओके, तो बेटा ये बाकी जो लोग हैं 24 के अलावा या 25 के अलावा इनका क्या सीन होगा? इनकी अटेंडेंस तो स्टार्ट होती जाएगी। फिर अटेंडेंस स्टार्ट हो जाएगी तो ये तो कॉलेज वाले अलाउ नहीं करेंगे। और मैं तो डेली बेसिस पे उनको अटेंडेंस भेज रहा हूँ आपकी। अगर ऐसा रहा तो आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, तो 5 लेयर्स जो कि मैं आपको लोगों को बता रहा था लास्ट क्लास में, क्या क्या नेम है उनके? एनी आइडिया किसी को पता है? वेरी गुड बेटा। वन बेसल लेयर होती है, स्केमस सेल लेयर होती है, डेनुलर लेयर होती है, फोर्निफाइड सेल लेयर होती है। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, इनके लेयर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपकी बुक के ऊपर देखते हैं कि उन्होंने एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में क्या क्या बताया हुआ है। ओके, वेरी गुड बेटा। डेनुलर लेयर होती है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। एटलीस्ट आप लोगों को लेयर्स का पता है ना, तो दैट्स है ना। ओके बेटा, पहली जो लेयर होती है स्टेट बेसलन लेयर होती है। बेसल लेयर भी कहा जाता है, BASAL बेसल लेयर भी होती है। इसका जो दूसरा नाम है उसका स्ट्रेटम जर्मिनेटिव कहा जाता है। मैं नाम आपको टाइप करके दे देता हूँ। वेरी गुड हीरा बेटा।
वेरी गुड, आपने तो बहुत एफर्ट की है, रियली। ओके, स्ट्रेटम जर्मिनेटम के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सेकंड नेम बेटा बेसलर लेयर का है, जो अभी टाइप करके आपको दिया है मैंने। तो इसके अंदर क्या होता है कि बेटा जो इसके अंदर जो क्रिटिनोसाइट्स होते हैं ना, वो कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो बेसलेस लेयर है ना, ओके वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। तुम बात कर रहे थे बेसल लेयर की। बेसल लेयर में सेकंड नेम उसका स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होता है। अब इसके अंदर जो केराटिनोसाइट्स होते हैं ना, केराटिनोसाइट्स, ये कॉलम शेप में प्रेजेंट होते हैं। और बेसलर सेल जो होते हैं बेटा, ये सिंगल लेयर बनाती हैं, एक दूसरे के साथ अडेयर हुए पड़े होते हैं। और ये ना जैसे ही अडेयर होते जाते हैं तो ये एक जंक्शन बनाते हैं, दैट जंक्शन इज नोन एज डिस्मोसोमल जंक्शन। बेटा आवाज़ आ रही है? स्क्रीन ब्लैक क्यों आ रही है? बेटा वीडियो तो मैंने खुद बंद की हुई है, ऑडियो आ रही है? बेटा अगर ऑडियो आ रही है तो वीडियो मैंने खुद बंद की हुई है। ओके, ऑडियो पे आज गुजारा करें, ठीक है। ओके वेल, ठीक है। बात कर रहे थे वेजल लेयर की, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि जो केराटिनोसाइट्स होते हैं ना, वीडियो बेटा मैंने अभी बंद कर दी है, बंद की हुई है, ठीक है। केराटिनोसाइट्स जो होते हैं बेटा, ये कॉलम शेप में प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और जो बेसल सेल्स होते हैं ना, ये सिंगल लेयर बनाती हैं और एक दूसरे के साथ अडेयर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये अडेयर होते जाते हैं तो ये जंक्शंस बनाते हैं, जिन जंक्शंस को नाम कहा जाता है डिस्मोसोमल जंक्शन। अब जितने भी बेटा सेल्स निकलते हैं जिनके अंदर माइटोटिकली डिवीजन हो रही होती है, या माइटोटिकली एक्टिव सेल्स होते हैं, वो एपिडर्मिस से निकलने के बाद ये आउटर लेयर तक पहुंचती हैं। लेकिन जो ऑल बेसल सेल्स होते हैं ना, ऑल बेसल सेल्स, ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिवाइड करें, लेकिन फ्यू सेल्स होते हैं जो कि माइटोटिकली एक्टिव होते हैं। डिस्मोसोमल बेटा, DESMOSOMAL, डिस्मोसोमल जंक्शन। बेसल लेयर माइटोटिकली इसके अंदर सेल्स जो होते हैं ये बेटा एक्टिव होती हैं, और ये आउटर एपिडर्मिस तक डिवाइड होने के बाद पहुंचते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम जो बेसल सेल्स होते हैं हैविंग ये पोटेंशियल टू डिवाइड। अब इसके अंदर क्या होता है, इस लेयर के अंदर, बेसल लेयर के अंदर, बेसिकली जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है एपिडर्मल स्टेम सेल्स। अब बेसल सेल्स कह लें या एपिडर्मल स्टेम सेल्स का कह लें, ये बेसिकली जो एपिडर्मल स्टेम सेल्स होती हैं इनके अंदर डिवीजन हो रही होती है। और ये बेसल लेयर के अंदर एक्टिव सेल्स होती हैं, माइटोटिकली एक्टिव सेल्स होती हैं, जो डिवाइड हो रहे होते हैं। और डिवाइड होने के बाद ये जंक्शन बनाते हैं जिनको डिस्मोसोमल जंक्शन भी कहा जाता है। लेकिन बेटा इनकी जो डिवीजन है वो डिपेंड कर रही होती है डीएनए के ऊपर। एंड व्हाट इज डीएनए? ओके, जंक्शन का नाम बेटा टाइप करके दे देता हूँ मैं।
बेटा नो नो नो, बेसल सेल जो होते हैं ये इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल बेसल सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। बेसिकली जो बुक है ना वो ये कहती हैं कि जो एपिडर्मल स्टेम सेल्स पड़े होते हैं ना, एपिडर्मल स्टेम सेल्स, दीज आर माइटोटिकल, मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं, माइटोटिकली, माइटोसिस जिनके अंदर होती है बेटा। ओके मैं एक सेकंड ये आपको बता दूँ, दिस नो सो मच टेंशन बेटा। माइटोटिकली और चीज़ है, मेटाबॉलिकली है और चीज़ है। मेटाबॉलिकली ऑल सेल एक्टिव होंगे, लेकिन माइटोटिकली का मतलब बेटा होता है कि उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हो रही है, जिसको सेल डिवीजन भी कहा जाता है, माइटोसिस हो रही है, आप सिंपल ये कह सकती हैं। तो जो माइटोसिस हो रही होती है बेसिकली वो एपिडर्मल स्टेम सेल के अंदर हो रही होती है, और ये स्टेम सेल के अंदर जैसे ही माइटोटिक डिवीजन होती है वो डिपेंड कर रही होती है डीएनए के ऊपर। ओके अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर अगेन सर ओके श्योर बेटा, अगेन क्या बताना है मैंने बेटा ये बताया है कि जो एपिडर्मल स्टेम सेल्स होते हैं दीज आर माइटोटिकली एक्टिव सेल्स। अब जैसे ही इनके अंदर माइटोसिस होएगी, माइटोसिस होने के बाद दैट गिव राइज एन आउटर एपिडर्मल लेयर you can say. And other important point is that when the migration of basal cells or epidermal stem cells occurs, they form a basal layer to cornified layer in the human, और ये round about 14 days लेती है। अब जैसे ही बेजल लेयर से इसने कन्वर्ट होना होता है इनटू कॉर्निफाइड लेयर, ह्यूमन बीइंग के अंदर बेटा ये 14 डेज लेती है कन्वर्ट होने के लिए, चेंज होने के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड for the basal cell from the basal layer to cornified layer in human that takes up 14 days, ठीक है। ये 14 दिन ले रही होती है, 14 डेज ले रही होती है। दैट वाज अबाउट बेसल लेयर। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड, स्केमस सेल लेयर। अब ये जो स्केमस सेल लेयर होती है दैट इज ओवरलाइंग द बेसल सेल इन द लेयर ऑफ एपिडर्मिस। इसकी अगर हम थिकनेस की बात करते हैं तो बेटा ये 5 to 10 सेल्स थिक होती है, और आल्सो नोन, जैसे आप स्केमस सेल के बारे में बता रहे थे। ओके, the migration of basal cells from the basal layer to cornified layer in the human that takes 14 days। बेटा ये कन्वर्ट हो रही होती है ना कि अभी इसमें बेसल लेयर है तो बेसल लेयर ही नहीं रहना ना, इसके अंदर एपिडर्मल स्टेम सेल्स पड़े होते हैं, उनके अंदर डिवीजन हो रही होती है। जैसे ही डिवीजन होती है तो ये डीएनए के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और जैसे ये एक लेयर से दूसरी लेयर में कन्वर्ट हो रही होती है, क्योंकि इसके अंदर माइटोटिकली एपिडर्मल स्टेम सेल्स पड़े होते हैं, उन्होंने कन्वर्ट होना होता है इनटू कॉर्निफाइड लेयर, और कॉर्निफाइड लेयर के अंदर कन्वर्ट होने के लिए इनको 14 डेज रिक्वायर्ड होती है। ओके गॉट इट। अब दूसरी बात कर रहे हैं हम, दूसरी स्केमस सेल लेयर होती है, और स्केमस सेल की अगर हम थिकनेस की बात करें तो बेटा 5 to 10 सेल थिक होती है, या स्ट्रेटम स्पोनिज्म भी इसको कहा जाता है। एक मिनट में आपको टाइप करके दे दूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर लें, क्योंकि समटाइम्स जो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं ना। ओके बेटा नो प्रॉब्लम, चलिए आपने ज्वाइन कर लिया, दैट्स एनफ। ये एमसीक्यूज में बेटा लेयर्स के नाम दिए होते हैं कि सेकंड लेयर कौन सी है, फर्स्ट लेयर कौन सी है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो सेल्स होती हैं, दीज सेल्स आर नोन एज सुप्रा बेसल
स्पाइनस सेल्स होती हैं। ओके बेटा, वो आज रात में मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन अभी मैं घर आया हुआ था तो इसलिए वो मेरी ड्यूटी प्लेस पे पड़े हैं। मैं जाके वहाँ पे देख के सेंड कर दूंगा, नथिंग टू वरी। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे थे स्ट्रेटम स्पाइनोजम की। तो इसके अंदर बेटा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सेल्स होती हैं। इसके अंदर सेल्स इसके जो होते हैं उनको कहा जाता है सुप्राबेसल स्पाइनस सेल। टाइप करके बेटा दे देता हूँ आपको, और ये काइंडली नोट कर लीजिएगा, और ये एमसीक्यूज इस तरह के ही आपको मिलेंगे। अब ये जो बेटा सेल्स होते हैं ये लार्ज इन साइज होते हैं, एंड these cells are pushed toward the surface of the skin। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे कंटेन लेमिनर ग्रेन्यूल्स। लेमिनर ग्रेन्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, जिनके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इसके अलावा अदर एसिड हाइड्रोलिसिस होती हैं, जिनके अंदर लाइपेजेस हो सकते हैं, प्रोटीएजेस हो सकती हैं, एसिड फास्फोडेजेस हो सकते हैं, ग्लाइकोसाइड्स हो सकते हैं। ये सारे जो होते हैं ये बेसिकली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसको ये कंट्रोल कर लेती हैं। ओके, अब ये जो सेल्स के दरमियान, लेयर्स के दरमियान जो सेल्स होते हैं बेसिकली उनको कहा जाता है लाइसोसोम्स। बेटा रिपीट कर देता हूँ मैंने ये बताया बेटा इसके अंदर ये जो सेल्स हैं जिनको सुप्राबेसल स्पाइनस सेल्स कहा जाता है, ये लार्ज सेल्स होती हैं, एंड दीज सेल्स आर पुश्ड टुवर्ड द सरफेस ऑफ द स्किन, और ये कंटेन करती हैं लैमिनर ग्रेन्यूल्स। लैमिनर ग्रेन्यूल्स के अंदर बेटा दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, जिनके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकती हैं, जिनके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इसके अलावा अदर इंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होते हैं, जिनके अंदर प्रोटीएजेज आ सकता है, लाइपेजेज आ सकता है, फास्फोटेजेज आ सकता है। इसके अलावा इनके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। अब लाइसोसोम्स क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है तो उनकी इनगल्फिंग कर देते हैं, उनकी किलिंग कर देते हैं। अब पहले हम बात कर रहे थे जंक्शंस की, डिस्मोफॉर्मल जंक्शंस की बात की है बेटा हमने। इस लेयर्स के दरमियान इंट्रासेलुलर स्पेस होती हैं, और ये स्पेस बिटवीन द स्पाइनल सेल्स और एक ब्रिज बना रहे थे जिनको कहा जाता है डिस्मोसोम्स। और ये डिस्मोसोम जैसे जंक्शन बन जाते हैं तो दैट प्रमोट ए मैकेनिकल कपलिंग बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, और क्या करते हैं कि कोई भी फिजिकल स्ट्रेस आ रही होती है तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू, आई नो दैट, लेकिन इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। इसके अलावा इसके अंदर केटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स होते हैं। these are deeply basophilic and irregular in shape और size होते हैं, and these are necessary in the formation of interfibrilary matrix।
और जो लाइसोसोम्स होते हैं ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं दोनों लेयर्स के दरमियान, चाहे वो बेसलस है चाहे वो स्पाइनोजम है, लेकिन जो ग्रेनुलोजम है उसके अंदर ये हाईली एक्टिव होते हैं लाइसोसोम्स। अब जितनी भी कोई एक्टिविटी हो रही होती है, कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है तो लाइसोसोम्स उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेयर्स के बारे में आप ये याद रख लीजिएगा कि उसके अंदर लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है, इसके अलावा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, और इसके जो सेल्स हैं बेसल स्पाइनस सेल, सुप्रा बेसल स्पाइनस सेल, इनको याद कर लीजिएगा। तीसरी जो लेयर होती है दैट आर कॉर्निफाइड लेयर होती है। अब कॉर्निफाइड जो लेयर होती है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं दीज आर कॉर्नी सेल्स। ये इसका दूसरा नाम कॉर्नियोसाइट्स भी हैं। अब ये कॉर्निसाइट्स या जो कॉर्नी सेल्स होते हैं दैट प्रोवाइड ए मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग एपिडर्मिस। इसके अलावा प्रिवेंट ए वाटर बैरियर लॉस, वाटर लॉस को भी एग्जैक्टली ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कोई फॉरेन पार्टिकल की इन्वीजन हो रही होती है तो उससे भी इसको प्रिवेंट कर रहे होते हैं। बेटा लाइसोसोम्स इसलिए ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं क्योंकि कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा कॉर्निफाइड लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद बेसलर स्ट्रेटम स्पाइनोजम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी होएगी या कोई भी माइक्रोब्स इन्वियन होएगी तो लाइसोसोम में उसको इनकल्प करना होता है रेदर देन के वो माइक्रोब्स कॉर्निफाइड लेयर तक पहुंच जाए। लेकिन अगर कॉर्निफाइड लेयर तक पहुंचेगा तो उसमें भी कॉर्नी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये कॉर्नियोसाइट्स होते हैं। अब ये कॉर्नियोसाइट्स क्या करते हैं, दीज आल्सो प्रोवाइड इन मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग एपिडर्मिस एंड आल्सो एक्ट एज ए बैरियर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस की इन्वेजन हो रही है उससे भी प्रिवेंट करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट एक्ट एज ए बैरियर टू प्रिवेंट वाटर लॉसेज एज वेल। इसके बाद ग्रेनुलर लेयर होती है। ग्रेनुलर लेयर्स के अंदर जो सुपरफिशियल सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस होते हैं उनके अंदर लिविंग सेल्स होती हैं या ग्रेनुलर लेयर होती है, ये स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो अपेंडेंट कैटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स होते हैं इन देयर साइटोप्लाज्म and these cells are responsible for the synthesis and modification of protein। कि जो केरेटिनाइजेशन हो रही होती है उसमें जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। अब जो आप बात कर रहे थे
ओके बेटा, मैं ये बता रहा था कि केरेटिनाइजेशन हो रही होती है। केरेटिनाइजेशन में ये होता है कि जो सेल्स होती हैं ना, इनके अंदर सिंथेसिस और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ केरेटिनाइजेशन। ओके, ये 5 लेयर थी। 5 लेयर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चल गया है। देख लेते हैं बुक के ऊपर कि क्या क्या मेंशन है। उसमें सिर्फ एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में बताया गया है। एपिडर्मिस हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि एपिडर्मिस मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन होती है। इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड केरेटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो एपिडर्मिस होती है हैविंग नो ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स होती हैं इसके अंदर। बट द डीपर लेयर, उसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है फ्रॉम द डर्मिस, जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है और लैम्प को ट्रेन कर रहा होता है। सेवरल लेयर्स होती हैं अकॉर्डिंग टू रोसन विल्सन, जिसके अंदर जो डीपेस्ट होती है उसको जर्मिनेटिव लेयर कहा जाता है। टू मोर सुपरफिशियल लेयर में स्ट्रेटम कॉर्नियम आता है, जिसको थिक हॉर्नी लेयर भी कहा जाता है। सेल्स ऑन द सरफेस आर फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, एज वेल एज in which the cytoplasm has been replaced by a fibrous protein known as keratin. इसके अंदर जो सेल्स होते हैं कॉन्स्टेंटली रॉब्ड ऑफ होते हैं या पील्ड ऑफ होते रहते हैं एंड आर रिप्लेस्ड बाय द cells that originate in the germinative layer and have undergone gradual changes as they progress toward the surface. तो इसकी कंप्लीट जो रिप्लेसमेंट होती है दैट टेक्स अ मंथ। मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी एपिडर्मिस डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। वन इज डिस्कोमेशन, ये शेडिंग ऑफ केराटिनाइज्ड सेल फ्रॉम द सरफेस। अब जैसे जैसे सेल शेड होते रहेंगे उसके बाद इफेक्टिव केराटिनाइजेशन ऑफ सेल अप्रोचिंग टू द सरफेस। और थर्ड वन इज कंटिन्यूअल सेल डिवीजन इन द डीपर लेयर विद न्यूली फॉर्म सेल बीइंग पुश्ड इनटू द सरफेस। अब हमने जो एपिडर्मल सेल की बात की थी कि दीज आर माइटोटिकली एक्टिव सेल्स, इनके अंदर माइटोसिस होती रहेगी। जब माइटोसिस होएगी तो जो ओल्ड सेल्स हैं या जो केराटिनाइज्ड ओल्ड सेल्स हैं उनकी शेडिंग होना शुरू हो जाएगी और इस शेडिंग के प्रोसेस को डिस्कोमेशन कहा जाता है। शेडिंग होएगी, शेडिंग होने के बाद जो डाउनवर्ड सेल्स पड़े होते हैं, एपिडर्मल सेल्स पड़े होते हैं, उनके अंदर डिवीजन होएगी। माइटोटिकली एक्टिव सेल्स होते हैं, वो डिवाइड होते रहेंगे। डिवाइड होने के बाद वो सरफेस तक पहुंचती हैं, ताकि जो ओल्ड सेल्स हैं दीज आर रिप्लेस्ड बाय ए न्यू वन। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जो एपिडर्मिस है दैट विल बी शेड ऑफ, especially in the old age as in the hot environment. Hair secretions
from the sebaceous gland and ducts of the sweat glands passes through the epidermis to reach the surface. इसके अलावा surface of epidermis is rigid by the productions of cell in the dermis called papilla जिसको कहा जाता है. The pattern of ridges on the fingerprint is unique to every individual and impression made by them is the fingerprint. अब fingerprint की अगर बात करें तो हर ह्यूमन बीइंग के फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं. अब ये डर्मिस है, इसके अंदर स्मॉल स्मॉल जो रिजेस बन रहे होते हैं जिनको हमने पेपला कहा जाता है. और ये हर ह्यूमन बीइंग के अंदर पेपला वेरी कर रहा होता है. और ये पेपला ये पैटर्न ऑफ रिजेस होते हैं, ये फिंगरप्रिंट बना रहे होते हैं. अब पहले मैं आपको ब्लिस्टर की बात बता रहा था. ब्लिस्टर कैसे बनते हैं कि जो जर्मिनेटिव लेयर होती है और जो पेपला होता है, इनके दरमियान जो न्यूट्रिशंस होती हैं या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थ्रू आ रहे होते हैं एपिडर्मल सेल और साथ में इनकी स्टेबलाइजेशन हो रही होती है. अब जैसे ही कोई शेयरिंग फोर्स होएगी, मैकेनिकल इंजरी हो रही होगी उस टाइम या कोई ट्रॉमा हो रहा होगा तो उस टाइम डर्मिस और एपिडर्मिस आर सेपरेटेड बाय ये सीरियस फ्लूइड, उसको कहा जाता है ब्लिस्टर्स. Downward projection of the germinative layer between the papilla are believed to aid nutrition of the epidermal cell and stabilize the two layers, preventing damage due to shearing forces. And blister develops when trauma causes separation of dermis and epidermis and serious fluid collects between the two layers. That is known as the blister formation हो गई है, blister बन गया है. Instead of that, if we talk about the color of the skin, skin color is affected by various factors. The first way we have already discussed about the melanin, and these melanin is secreted by cells that are known as melanocytes. जो melanocytes होते हैं are present in the deep germinative layer. Instead of that, other one is level of hemoglobin. Third one is bile pigment. ये three factors होते हैं that determine body color. First one is level of melanin. Second one is level of hemoglobin, and third one is level of bile pigment. Melanin, what is melanin? Melanin basically is a dark pigment derived from the amino acid tyrosine and secreted by melanocytes in the deep germinative layer. Is absorbed by the surrounding epithelial cell. The amount is genetically determined, as well as varies from person to person. And it will also varies between different parts of the body. The color of the body is determined by the amount of melanin secreted by the melanocytes. If the melanocytes are more active, melanin is secreted in a large quantity, in a large amount, and it gives a dark color to the skin. Exactly, melanin protects us from the ultraviolet rays. That's why when the environment is hot,
melanocytes are activated. They secrete more myelin. When the exposure to sunlight increases, the synthesis of melanin increases, and the color of skin becomes dark. If less melanin is secreted, the color will become a bright pinkish. Other one is normal saturation of hemoglobin and amount of circulating blood in the dermis. Gives white color, its pinkish color. Okay. What is the color of hemoglobin? Or when the o- oxygen is fully attached with the hemoglobin, it gives a bright red color to the hemoglobin. जब ज़्यादा ब्लड टूवर्ड्स द डर्मिस सर्कुलेट करेगा, अल्टीमेटली इट विल गिव अ ब्राइट रेड कलर टू द स्किन, या पिंक कलर देगा. And third factor is excess level of bile pigment in the blood and keratins in the subcutaneous fat gives the skin a yellowish color, as we heard about the jaundice. No, no, it's not a colorless bright red, especially when color of hemoglobin is red one, and when it joins with the oxygen, it becomes a bright red. Okay, third factor is excessive level of bile pigment in the blood. जितना ज़्यादा ब्लड बाइल पिगमेंट हो गया, एज यू हेard अबाउट द jaundice, हमने जीआईटी में भी डिस्कस किया था कि jaundice होता है, प्री हेपेटिक होता है, इंट्राहेपेटिक होता है, पोस्ट हेपेटिक होता है. इसमें जो बिलीरुबिन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है. अगर सपोज किसी वजह से बिलीरुबिन एलिमिनेट नहीं हो रहा, दैट इज अ बाइल पिगमेंट दैट विल accumulate in the subcutaneous fat tissue. इस वजह से जो कलर ऑफ स्किन है वो येलो होना शुरू हो जाएगा. यस, येलो पिगमेंट. ओके, तो हमने एपिडर्मिस के बारे में क्या क्या डिस्कस किया है. थ्री फैक्टर्स जो कि स्किन कलर्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं, ये डिटरमाइन कर रहे होते हैं. वन वाज लेवल ऑफ मेलानिन, अदर वन इज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड थर्ड वन इज level of bile pigment. ओके, इससे पहले हमने शेडिंग्स के हेल्दी जो एपिडर्मिस होती है वो थ्री प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. वन वाज डिस्कोमेशन, दैट इज शेडिंग ऑफ केराटिनाइज्ड सेल फ्रॉम द सरफेस. अदर वन इज इफेक्टिव केराटिनाइजेशन, जिसमें जो सेल हैं वो सेल सरफेस तक उनका पहुंचना ज़रूरी होता है. एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूअल सेल डिवीजन, या कंटिन्यूसली division, mitotic division, active mitotic division of epidermal cell, जो कि न्यू सेल्स बनाएगा और जो ओल्ड सेल्स हैं उनको शेड ऑफ कर देगा. इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है. सरफेस ऑफ एपिडर्मिस इज रिचड बाय प्रोजेक्शन ऑफ सेल इन द डर्मिस, जिसको हमने पेपुला के बारे में कहा है.
अब ये जो रिजेस होती हैं ऑन द फिंगरप्रिंट, ये हर ह्यूमन बीइंग की या हर इंडिविजुअल की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी बनाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंट। इसके अलावा हमने ब्लिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। एपिडर्मिस और डर्मिस के दरमियान सीरस फ्लूइड अक्मुलेट हो जाता है ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू शेयरिंग फोर्सेस, ड्यू टू एनी मैकेनिकल इंजरी, तो उसको ब्लिस्टर कहा जाता है। ठीक है, 5 लेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद एपिडर्मिस के बारे में नेक्स्ट इंशाल्लाह हम विल डिस्कस ऑन वेडनेसडे एट 11 to 12 PM, जिसमें हम डर्मिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए काफ़ी है। उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी अगर कोई क्वारी है तो लेट मी नो। कोई क्वेश्चन? इसके अलावा डर्मिस में हम डिफरेंट ब्लड वेसल्स है, lymph वेसल्स होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इंस्टेड ऑफ दैट सेंसरी नर्व एंडिंग्स, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, वेडनेसडे को 11 से 12 मेरी क्लास है आई थिंक। ओके, सी यू इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे।